हेलो भाई। आज के इस वीडियो में हम आपको करंट और करंट डेंसिटी के बारे में बताएंगे। हम आपको समझाएंगे कि करंट क्या होता है और करंट डेंसिटी क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको करंट के बारे में बताते हैं। करंट क्या होता है, होपफुली आप जानते हो थोड़ा बहुत करंट के बारे में। नहीं जानते तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। करंट, देखो यार, पहली बात, करंट फ्लो हमेशा कंडक्टर में करता है, ठीक है ना। और हम मान लेते हैं कोई हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर है, ऐसा एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के किसी भी दिए हुए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया से, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या आप समझते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया किसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लें ये अगर आपका कंडक्टर है तो कंडक्टर का ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया से, क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाएगा। तो किसी भी कंडक्टर के दिए हुए क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर गया, वही जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। ठीक है ना। कि कोई भी एक हमारा कंडक्टर है, उस कंडक्टर के दिए हुए एरिया से कितना चार्ज कितने देर में फ्लो कर जा रहा है, वही जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है, वही क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसका कि सर किसी कंडक्टर के किसी भी गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज कितने देर में फ्लो कर गया, वही क्या कहलाता है, आपका करंट कहलाता है। ये जो सर करंट है आपका, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हो भैया, तो इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर देते हो, कभी कभी कैपिटल आई भी मिल जाएगा, बट प्राय स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर जो हमारा करंट है सर, इस करंट का बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, चार्ज अपॉन टाइम। जो करंट का फॉर्मूला बनेगा, करंट का फॉर्मूला कितना बनेगा, चार्ज अपॉन टाइम, कितना चार्ज कितने टाइम में क्या कर गया, फ्लो कर गया, वही क्या कहलाएगा, आपका करंट कहलाएगा। तो करंट आई इक्वल्स टू सर कितना हो जाएगा, क्यू बाई टी हो जाएगा। करंट आई इक्वल्स टू कितना होगा, क्यू बाई टी, कितना चार्ज कितने देर में फ्लो कर गया। ठीक बात है ना। अच्छा, तुमसे कुछ बात और यहाँ पे करना चाहते हैं कि भाई अगर हम बात कंडक्टर की कर रहे हैं तो कंडक्टर में कौन सा चार्ज फ्लो करता होगा। सर प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में बंधा हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्री है। कौन सा इलेक्ट्रॉन, क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, नहीं सर, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो कंडक्टर में करंट फ्लो फ्लो इसीलिए करता है क्योंकि कंडक्टर मेटल का बना होता है और मेटल के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं। क्या होते हैं, फ्री होते हैं। और जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन चूंकि फ्री होता है तो वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, करंट का कंडक्शन करता है। करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होता है कि जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, करंट हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन जिस तरफ मूव कर रहा है, करंट का जो डायरेक्शन होगा उसके क्या होगा, अपोजिट होगा। लेकिन ये बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी क्लिष्ट बात है ये कि सर इलेक्ट्रॉन के अपोजिट ये बताना सही नहीं लग रहा है, तो क्या बताना है। तो हम इसको अपने तरह से एक एजम्पशन मान लिया कि भाई ऐसा करो कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा हम उसी डायरेक्शन में करंट को मान के पढ़ लेंगे, इससे हमारा पढ़ाई क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बट हमारे मन में तो ये बात चलती है कि असल में करंट का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है। जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा करंट उसके अपोजिट फ्लो करेगा। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए, चीजों को आसान बनाने के लिए हमने ऐसा मान लिया है कि जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उधर ही क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। और करंट जो है किसी दिए हुए एरिया से कितना चार्ज कितने देर में फ्लो कर गया, वही जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आती है। अच्छा, टोटल चार्ज को निकालना जरा सीखो। क्यू को भी एक तरह से लिख सकते हैं, जैसे टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो कि इस दिए हुए एरिया से एन चार्ज फ्लो कर गया, एन नंबर, एन छोड़ो पहले समझाया आपको, मान लीजिए 5 ठो चार्ज फ्लो कर गया, टोटल 5 चार्जेस फ्लो कर गए। एक चार्ज, एक जो चार्ज होगा उस पर कितना चार्ज प्रेजेंट होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो आप जानते होंगे सर, ई के बराबर। तो भैया इस वाले जगह से 5 ठो चार्ज फ्लो कर गए, सबका मैग्नीट्यूड कितना है, ई ई ई ई। तो टोटल चार्ज बताओ कितना आ जाएगा, 5e। कितना आ जाएगा, 5e। अगर 5 के बजाय n नंबर ऑफ चार्ज फ्लो किया होता और सबके पॉकेट में e चार्ज है, तो n लोग हैं, सबके पास e e e चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ne। कितना हो जाएगा, ne। तो वही q इक्वल्स टू हम क्या रख सकते हैं, ne। यहां पर क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक बात है ना। और ये e क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन कैरियर। एक कैरियर पर, जो चार्ज कैरियर है, एक कैरियर पर कितना चार्ज प्रेजेंट है, मतलब। और आप जानते हैं किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। ठीक बात है ना। तो Q इक्वल्स टू हम एन ही रख सकते हैं, तो यहाँ से करंट का फॉर्मूला I इक्वल्स टू क्यू बाई टी की जगह पर आप यहाँ पे एन ई अपॉन टी भी रख सकते हैं, तो ये भी आपको किसका फॉर्मूला मिल जाएगा, करंट का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। किसी दिए हुए एरिया से कितना चार्ज कितने देर में फ्लो कर जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, आपका करंट हो जाएगा। चार्ज अपॉन टाइम फॉर्मूला हो गया, टोटल चार्ज एन ई से लिख सकते हो, तो आई इक्वल्स टू एन ई बाई टी भी ध्यान में रखोगे। करंट कैसा क्वांटिटी होता है सर, तो करंट आपका स्केलर क्वांटिटी होता है।
करंट कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। आप जानते होंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। तो करंट कैसा क्वांटिटी होता है? आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। थोड़े यूनिट पर बात करें, थोड़ी चर्चा सर यूनिट पर कर लेते हैं कि करंट का सर यूनिट क्या बनेगा। तो भैया करंट का फॉर्मूला कितना है? Q/T है। करंट का फॉर्मूला कितना है? Q/T है। तो चार्ज का यूनिट बताओ क्या होगा? कूलम। टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। और कूलम पर सेकेंड को SI में क्या कहते हैं? एम्पियर। तो या एम्पियर ना लिख के शॉर्ट फॉर्म में AMP या सिर्फ और सिर्फ कैपिटल A ऐसे बना दोगे तो उसका मतलब होता है कि एम्पियर है वो, ठीक है ना। तो करंट का जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में SI सिस्टम में जो यूनिट होता है वो क्या होता है? एम्पियर। एंड दैट एम्पियर इज इक्वल्स टू हाउ मच? कूलम पर सेकंड। वो जो एम्पियर है वो एम्पियर किसके बराबर होता है? तो एम्पियर कूलम पर सेकंड के बराबर होता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक बात है। तो सही है सर, आपको करंट का इतना बेसिक समझ में आ गया होगा। अब करंट को भी दो तरह से तुम लिख सकते हो। देखो भैया, दो तरह की करंट हो सकती है। जरा थोड़ा सा और डिटेलिंग में जाए तो एक जो करंट होता है उसको बाबू बोलते हैं एवरेज करंट। एवरेज करंट। अगला बात हम करें तो सर ये अगला हम आपको बता रहे हैं कि सर एवरेज करंट क्या होता है। एवरेज का मतलब है, एवरेज कैसे निकालते थे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही तो फॉर्मूला होता था एवरेज का। तो एवरेज करंट निकालने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। टोटल कितना चार्ज टोटल कितने टाइम में फ्लो कर गया, वही एवरेज है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आई एवरेज लिखें, अगर हम यहाँ पर आई एवरेज लिखते हैं तो आई एवरेज किसके बराबर होता है? कि कितना चार्ज कितने देर में फ्लो कर गया। ठीक बात है ना। यानी टोटल चार्ज फ्लोन, टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल कितना चार्ज फ्लो किया और टोटल कितना समय लगा। टोटल कितना चार्ज फ्लो कर रहा है और टोटल कितना टाइम लग रहा है, वही टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा। सर एक बार के लिए टोटल चार्ज को डेल्टा क्यू मान लिए, टोटल टाइम को डेल्टा टी मान लिए, तो बताएं आई एवरेज का फॉर्मूला क्या आ गया? टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। ये एवरेज करंट होता है। सही बात है ना। एक तरह का करंट और होता है, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस करंट को बताने के लिए थोड़ा सा हम जगह बनाना चाहते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज हम थोड़ा इसको साफ करेंगे। ठीक, ठीक सर जी। इसको मिटा देते हैं इस वाले सेगमेंट को, यहाँ से इसको हटा देते हैं, जबकि यहाँ लिख देते हैं ना यूनिट, यहाँ लिख देते हैं। देखो ये पार्ट दिख रहा है कि नहीं कैमरे में यार? यूनिट एम्पियर आ गया जो हमने आपको समझाया। एम्पियर को सर आप AMP लिखेंगे और क्या लिखेंगे आप? A। तो AMP या फिर क्या लिखेंगे? A। ये पार्ट विजुअल बिल्कुल विजिबल है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक करंट सर हो गया आपका एवरेज करंट। एवरेज के अलावा एक और जो करंट होता है सर उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। आओ समझते हैं इंस्टेंटेनियस के बारे में कि सर इंस्टेंटेनियस क्या होता है। जो अगला करंट है इंस्टेंटेनियस करंट, आई इंस्टेंटेनियस नाम से इसको दिखाया जाएगा। इंस्टेंटेनियस करंट किसको कहते हैं? क्या होता है इंस्टेंटेनियस करंट, आइए समझते हैं। पहली बात, इंस्टेंट छोड़ो, तुम 11th क्लास में तुमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन ये सब पढ़ रखा होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वहां से तुमको इंस्टेंटेनियस का कॉन्सेप्ट पता होगा। नहीं पता तो हम बताते हैं। असल में इंस्टेंटेनियस भी एक एवरेज ही है, बस इंस्टेंटेनियस किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर होता है। ये एक तरह का एवरेज ही होता है। सुनो ध्यान से मेरी बात। जब तुम टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर लोगे, बहुत छोटा कर लोगे, हम अगर मान लीजिए एक बार के लिए डेल्टा टी बराबर 0.001 सेकंड ले लें और इतने छोटे टाइम का एवरेज निकालें, तो टाइम तो बहुत छोटा है। अगर इतना छोटा टाइम हो जाएगा तब तो करंट को चेंज करने का समय ही नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कितनी करंट है। कि फॉर एग्जांपल अभी यहां पर बजने वाला है 12, तो बस 12:45 1 सेकंड पर कितनी करंट है एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। 12:45 1 सेकंड पर कितना करंट है। तो जब पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट निकालना होगा तो वो करंट कहलाता है इंस्टेंटेनियस करंट। तो इस करंट को निकालने के लिए अगर हम टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर दें, भाई कोई चीज बदलेगा कब? जब बदलने का करंट कब बदलेगा? जब बदलने के लिए समय ज्यादा होगा, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 2 सेकंड, इतना अगर इतना बड़ा भी टाइम इंटरवल होगा तो करंट कैन चेंज। बट अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो गया, 0.001 सेकंड, 0.001 सेकंड, इतना छोटा टाइम इंटरवल हो जाएगा तो इतने छोटे टाइम इंटरवल में करंट चेंज नहीं होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। और वही बहुत छोटे टाइम का एवरेज क्या कहलाता है? इंस्टेंटेनियस कहलाता है। तो इंस्टेंटेनियस करंट पर्टिकुलर इंस्टेंट पर करंट होता है। और इंस्टेंटेनियस इज ऑल्सो एवरेज बट फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम। बहुत छोटे टाइम का एवरेज इंस्टेंटेनियस होता है। ठीक बात है ना। तो अगर हमको यहाँ से आई इंस्टेंटेनियस लिखने को कहा जाए तो हम बोलेंगे कि भाई इंस्टेंटेनियस करंट कितना होगा, तो पहले तो सर ये एवरेज ही होगा, तो ठीक लिख दिया। लेकिन नॉर्मल एवरेज नहीं है सर, टाइम बहुत छोटा है। तो गणित के हिसाब से किसी चीज को बहुत छोटा करने के लिए हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। अब ये डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब ये मत समझिएगा कि टाइम जीरो है, नहीं नहीं नहीं, टाइम इज वेरी 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 स्मॉल, क्लोज टू जीरो बट नॉट जीरो। टाइम बहुत छोटा है
और बहुत छोटे टाइम इंटरवल का जो एवरेज होता है वही क्या होगा, इंस्टेंटेनियस। तो बहुत छोटे टाइम का जो एवरेज करंट होगा वही क्या होगा, इंस्टेंटेनियस। गणित के हिसाब से अगर आप देखें तो ये चीज क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल होता है। और इस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल को आप इस तरह से लिख सकते हैं, कितना, ये डी क्यू अपॉन डी टी। देखो डी क्यू अपॉन डी टी, तो यहां से आपको एक करंट का फॉर्मूला और मिल गया, डी क्यू अपॉन डी टी। आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आई इक्वल्स टू कितना आ गया, डी क्यू अपॉन डी टी। क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है ना, इसको स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा स्पेस बनाएंगे सब कुछ, फिर आपको और कुछ बताएंगे करंट के बारे में। ठीक, जरा देखेंगे कि सर ठीक है, जरा I इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी जो इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला आया, क्या तुम इस डी क्यू बाई डी टी को से परिचित हो? ये डी क्यू बाई डी टी क्या है, मैथमेटिकली सोचो तो ये स्लोप होता है चार्ज और टाइम के कर्व का। कभी भी आपको ऐसे लिखा मिल जाए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, इट इज रिप्रेजेंटिंग स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व। ये वाई एक्स कर्व के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कभी अगर आपको इंटीग्रल y dx दिख जाए तो ये क्या ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर वाई एक्स कर्व। ये y और x कर्व के अंदर के एरिया को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व होता है, y और x कर्व का स्लोप होता है। और इंटीग्रल y dx क्या होता है, एरिया अंडर वाई एक्स कर्व होता है। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उसी तरह से डी क्यू बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा स्लोप ऑफ क्यूटी कर्व। आप समझिए कितना यूजफुल टूल है ये। अगर आप कभी आपको चार्ज और टाइम का ग्राफ दिया है, तो अगर आप उस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट कर लें तो आपको करंट मिल जाएगा। सर क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। आप समझिएगा, जैसे फॉर उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, मान लो एक बार के लिए तुमको यार ये तुमको चार्ज का और टाइम का ऐसे ग्राफ दे दिया और बोला कि भैया ये एंगल आपका सर 30 डिग्री है, बताइए इस ग्राफ से बताइए कि करंट कितना होगा। तो आप तुरंत बोलेंगे कि सर ये चार्ज और टाइम का ग्राफ है, और चार्ज और टाइम के ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, करंट देता है। तो क्यों ना हम करंट निकालने के लिए ग्राफ का स्लोप निकाल लें। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा होता है। tan थीटा होता है, और थीटा कौन सा एंगल होता है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाके। तो यहाँ टाइम एक्सिस इज एक्स एक्सिस, और इस एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जाके एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो सर आप कितना रख दीजिएगा, tan 30 डिग्री रख दीजिएगा, और tan 30 कितना आ जाएगा, 1/√3 एम्पियर आपके करंट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सही बात है ना। आपको स्लोप के बारे में भी थोड़ी बात बता दें, थोड़ा सवाल बदल देते हैं। मान लो यार यहाँ पर तुमको दे दिया था 30 डिग्री, तो उस केस में तुम अब बताओ, ये बदल दिया सवाल। अब बताओ, अब तुमसे पूछे कि भाई तुम्हें चार्ज टाइम का ग्राफ दिया है, तुम बताओ करंट कितना होगा। तो तुम बोलोगे सर ये चार्ज और टाइम का ग्राफ, समझिएगा ये चार्ज और टाइम का ग्राफ हम लोगों को दिया है, और चार्ज और टाइम के ग्राफ का अगर हम स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे तो स्लोप कैलकुलेट करने पर हमें क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। ठीक बात है ना। तो Q और T का ग्राफ है, और अगर इसका आप स्लोप निकालें तो स्लोप कैसे निकलता है, तो याद रखना x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाकर तुम लिखोगे, यानी ये x एक्सिस है और एंटी क्लॉकवाइज जाके आपको थीटा लेना है। तो पूरा 90 डिग्री होगा, तो थीटा कितना आ जाएगा बताओ, 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60। जो थीटा जो आएगा वो थीटा कितना डिग्री आ जाएगा, थीटा आपका 60 डिग्री आ जाएगा। और फिर आप फार्मूला लगा लीजिएगा tan 60, है ना, क्योंकि आपको अगर करंट लिखना है, अगर आपको करंट लिखना है तो थीटा इक्वल टू यहाँ पर 60 डिग्री आ गया, और क्यूटी ग्राफ का स्लोप आपको करंट देगा। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी, जो कि स्लोप ऑफ क्यूटी कर्व है। स्लोप का फॉर्मूला कितना है, tan थीटा, यहाँ पर कितना आएगा tan 60, और tan 60 कितना हो जाएगा, √3 एम्पियर आपको करंट मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो भाई। क्या यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, ये आपको समझ में आ रहा है? इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसमें एक चीज़ और बताएं, बोलो भाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर करते हैं। अरे यार इसको नहीं, इस चीज़ को हटा देते हैं। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखो, इसी को जो तुमने अभी कैलकुलेट किया, इसी में क्या तुम लिख सकते हो, आई इक्वल्स टू, अरे डी टी का मल्टीप्लाई इधर कर दे भाई, तो कितना आ जाएगा, डी क्यू इक्वल्स टू आई डी टी। ये पता है कौन सा फॉर्म होता है, ये डिफरेंशियल फॉर्म होता है। ये डिफरेंशियल फॉर्म, इसको दोनों बगल इंटीग्रेट कर दो भैया, तो डी क्यू टोटल चार्ज आ जाएगा इक्वल्स टू इंटीग्रल आई डी टी। भैया देखो, अगर इंटीग्रल वाई डी एक्स है तो एरिया अंडर वाई एक्स कर्व होता है, और इंटीग्रल आई डी टी क्या दे देगा, ये देगा एरिया अंडर करेंट एंड टाइम ग्राफ, ये दे देगा एरिया अंडर करेंट एंड टाइम ग्राफ।
मतलब समझे आप इसका क्या मतलब समझे? मतलब ये समझे कि सर कभी भी अगर करंट और टाइम का ग्राफ दिया है उसके अंदर का एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। क्या जाएगा? टोटल चार्ज। मतलब कि ये मान लीजिए एक बार के लिए आपको एक ऐसा ग्राफ कुछ दे दिया, समझो देखो ये तुमको क्यू और टी का ग्राफ दे दिया, सॉरी माफ करिए, करंट और टाइम का ग्राफ दे दिया और बोला कि भैया करंट और टाइम के ग्राफ से कुछ डाटा ले ले, क्या 5 ले लो उसको यार, 10 ले लो उसको, इसको कितना ले लीजिए? 5 ही ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? 5 ले लिया उसको। अरे ये एम्पियर में होगा, ये करंट एम्पियर में होगा, ये सारी वैल्यू टाइम की है तो सेकंड में वैल्यूज होंगी। तो बस आपने देखा कि करंट और टाइम का ग्राफ है और इसका एरिया निकालिए, जैसे ही आप एरिया निकाल लेंगे तुरंत आपको क्या मिल जाएगा? चार्ज मिल जाएगा। देखो कितना बढ़िया टूल है यार ये, क्यू इक्वल्स टू एरिया। बताओ ये कौन सा फिगर है? ट्रेपीजियम है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, यही होता है ना। तो इसका बस एरिया देखो, ये जो शेड हम कर रहे हैं इस शेडेड रीजन का भैया एरिया निकालो, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, दिस इज 5 एंड दिस इज 10, तो सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो जाएगा? 5 + 10, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, इनटू हाइट कितना होगा? 5। ये सही फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, हाँ सही है। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला ही होता है ना, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, तो 5 और 10 पैरेलल साइड हो गया और इन दोनों का हाइट कितना है? 5 है, तो 10 5 15, 15 5 75, 75/2 कितना आ जाएगा यार? ये यहाँ से ये 3 बार में जाएगा, ये 37.5 आ जाएगा क्या? 37.5 कूलम। देखिए ठीक बात है, सही चल रहा है, बढ़िया, ठीक है ना। देख लीजिए ये दो कॉन्सेप्ट आपको मिल गया, एक ये और एक यहाँ से ये, क्लियर हो गया। करंट के बारे में आपने सब कुछ समझ लिया। देखो भाई तो आगे बढ़ते हैं, अब हम आपको अगला चीज बताएंगे, करंट डेंसिटी, जो कि जानना बहुत जरूरी है। करंट, अगला चीज हम आपको बताने वाले हैं करंट डेंसिटी, क्योंकि हमने आपको बोला था कि इसमें हम 2 टॉपिक आपको समझाएंगे, एक करंट बताएंगे और एक करंट डेंसिटी बताएंगे। तो उसके बाद आइए देखते हैं करंट डेंसिटी क्या चीज होता है, मिटाते हैं इसको यार हम। तो देखो यार हमने बताया कि करंट आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है। करंट डेंसिटी 2 मिनट का टॉपिक, जल्दी से देखिए समझिए करंट डेंसिटी के बारे में। क्या है करंट डेंसिटी? तो सर देखो, मान लो कोई एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है। अब आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, आने वाला 2 मिनट बस सुन लीजिए, हो जाएगा काम। ये मान लें सर एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इस कंडक्टर का हमने ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया, ये एरिया हम ले लिया और मान लेते हैं कि सर ये एरिया इज ए एरिया, चलेगा क्या? तो याद रखना करंट डेंसिटी क्या होता है? कंडक्टर के किसी भी परपेंडिकुलर एरिया से, कंडक्टर के किसी भी परपेंडिकुलर एरिया से जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, कंडक्टर के परपेंडिकुलर एरिया से जो करंट फ्लो कर रहा है वही करंट फ्लोइंग पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया क्या कहलाएगा? करंट डेंसिटी कहलाएगा, ठीक है ना। तो सर ये परपेंडिकुलर एरिया है और मान लेते हैं कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई करंट फ्लो कर रहा है। तो जो करंट फ्लोइंग पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया है ना, उसी को, जो परपेंडिकुलर एरिया से जो करंट फ्लो किया वही करंट पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया क्या कहलाएगा? करंट डेंसिटी कहलाएगा, ठीक बात है ना। यानी कि ऐसे लिख सकते हैं आप, करंट फ्लोइंग पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया ऑफ कंडक्टर और वही चीज क्या कहलाएगा? आपका करंट डेंसिटी कहलाएगा, ठीक है ना। करंट डेंसिटी जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग? जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो करंट डेंसिटी होगा सर, आप ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा, ये जो करंट डेंसिटी ये जे है, ये होगा क्या? तो करंट अपॉन परपेंडिकुलर एरिया, करंट अपॉन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर एरिया। तो करंट यहां पर क्या है? आई है और परपेंडिकुलर एरिया कितना हो गया? ए परपेंडिकुलर हो गया। एग्री करते हो मेरी बात से? अच्छा अगर एक बात बताओ जरा, मान लो एक बार के लिए ये तुम्हारा इस तरह से यार कंडक्टर है, भैया तुम्हारे पास इस तरह से कंडक्टर है। अब की बार हमने तुमको ये एरिया, ऐसा एरिया दिया, तो आपको पता होगा एरिया वेक्टर तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ए वेक्टर कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा यहाँ पे। और इसमें अभी भी करंट आई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो क्या अभी भी आप करंट डेंसिटी को आई अपॉन ए लिखेंगे? नो सर, बिल्कुल भी नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? इसलिए नहीं लिख पाएंगे। अच्छा एक चीज और मान लो, जैसे मान लो कि ये दिस एंगल इज थीटा, सर नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि अभी जो ये ए है ना, वो करंट के परपेंडिकुलर नहीं है। अभी जो ये ए है वो करंट के परपेंडिकुलर नहीं है। तो हम एरिया तो हमारा वेक्टर है सर, और अगर एरिया हमारा वेक्टर है तो हम एरिया को रिजॉल्व कर सकते हैं। और इसका देखो ये ऐसे एरिया है, तो इसका 2 कंपोनेंट मिल सकता है, एक ऐसा कंपोनेंट और एक ऐसा कंपोनेंट। बताओ जरा ए वेक्टर को रिजॉल्व करवाइए आप मेरे साथ। तो बताएं इधर कितना आ गया? ए कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर नीचे कितना आएगा बताएं? ए साइन थीटा। तो जरा देखो ए कॉस थीटा रिजॉल्व होने के बाद ए कॉस थीटा ऐसे है,
मतलब पक्का पक्का एरिया का एक कंपोनेंट क्या ऐसे मिला होगा, ये ब्लू वाले मार्कर से देखिए बना रहे हैं, इसको शेड कर रहे हैं, आप देख रहे हैं इस बात को, क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को कि सर आपने क्या कर दिया, आपने जो है जो एरिया, क्योंकि अभी ये एक करंट के परपेंडिकुलर नहीं था, और करंट डेंसिटी तभी डिफाइन होगा जब एरिया कैसा होगा, करंट के परपेंडिकुलर होगा। तो हम एरिया को रिजॉल्व कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, इधर आ गया ए कॉस थीटा, इधर आ गया ए साइन थीटा। अब ए कॉस थीटा के लिए तो ऐसा एरिया बनेगा, ठीक बात है ना, और ए साइन, देखो ए कॉस थीटा के लिए ऐसा एरिया बनेगा, और ए साइन थीटा, क्योंकि एरिया तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ए साइन थीटा के लिए क्या ऐसा एरिया बनेगा क्या, है ना, बोलो यार। ए कॉस थीटा के लिए ऐसे बनेगा और ए साइन थीटा के लिए ऐसे बनेगा। जो ये वाला एरिया बन रहा है ये तो करंट के पैरेलल हो गया, समझ रहे हो। जो अब हम ए साइन थीटा के लिए नहीं बनाएंगे क्योंकि उसकी कोई नीड नहीं है अपने को यहाँ पे, ठीक है। तो ए कॉस थीटा ऐसा बन गया और ए साइन थीटा ऐसे बना, इसके लिए तो करंट जो है पैरेलल हो रहा है इस एरिया के, वो नहीं काउंट होगा। ए कॉस थीटा के लिए ऐसे बनेगा, मतलब यहाँ पर करंट बताइए क्या रहेगा आपका, परपेंडिकुलर, क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो यहां से सर आप एक चीज समझे, यहां पे हम लिख रहे हैं, बड़े ध्यान से सीखने की जरूरत है कि सर जो जे होगा आई अपॉन ए परपेंडिकुलर होगा सर, और आई अपॉन ए परपेंडिकुलर क्या होगा आपका, ए कॉस थीटा। एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है, ए कॉस थीटा। क्या बात समझ में आ रही है। तो किसी भी कंडक्टर के परपेंडिकुलर एरिया से जो करंट फ्लो कर रहा है वही करंट पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया क्या कहलाता है, करंट डेंसिटी कहलाता है। होपफुली आपको चीज समझ में आया हो, ठीक। अब जो करंट डेंसिटी होता है, याद रखना, करंट डेंसिटी भैया तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। करंट डेंसिटी क्या होता है आपका, वेक्टर क्वांटिटी होता है। करंट डेंसिटी आपका ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। इस और एक बात याद रखेंगे, ये डायरेक्शन किधर होगा, इसका मैग्नीट्यूड तो यहां से निकल जाएगा, तो जिस डायरेक्शन में करंट डायरेक्टेड होगा, जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, करंट डेंसिटी होगा। जिस डायरेक्शन में करंट डायरेक्टेड होता है कंडक्टर में, उसी डायरेक्शन में क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है, ठीक बात है ना। तो यहां जरा सा इस फॉर्मूले को देखें तो सर J इक्वल्स टू कितना आ गया, आई अपॉन ए कॉस थीटा, J इक्वल्स टू आई अपॉन ए कॉस थीटा। तो यहां से I इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, J इंटू ए कॉस थीटा, आएगा कि नहीं आएगा, I इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, J इंटू ए कॉस थीटा। और यार इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो I इक्वल टू तुम क्या लिख सकते हो, J, वेट J डॉट ए, देख रहे हो, क्योंकि यार डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा आएगा कि नहीं आएगा, J डॉट ए, ठीक। करंट डेंसिटी किसी भी कंडक्टर के परपेंडिकुलर एरिया से जो करंट फ्लो करेगा वही करंट पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया क्या कहलाएगा, करंट डेंसिटी कहलाएगा। एरिया परपेंडिकुलर नहीं होगा तो एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेंगे, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा तो डायरेक्शन इसका करंट के अलोंग होगा, और इसका एक रिलेशन हो गया I इक्वल्स टू J डॉट ए। करंट डेंसिटी का यूनिट बता पाओगे, यूनिट, अरे यार करंट अपॉन एरिया, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हुआ, ये सब समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे करिए, फिर से देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। और समझ में आ जाए सर तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, समय निकाल के कमेंट लिखिए और हमें लिख के बताइए आपको कैसा लगा। यही हमारा मोटिवेशन है सर। अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए।